हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल आरबी रोजगार में। दोस्तों, आज हम लोग जो है छठी शताब्दी जो हम लोग जो है ये जो है कंप्लीट कर चुके थे। छठी सदी ईसा पूर्व की जो है राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक दशा के बारे में हम लोग जो है पढ़ चुके थे, जिसमें 16 महाजन पदों के बारे में आता था। यानी हम लोग जो है ये सब पढ़ चुके थे। आज हम लोग जो है मौर्य काल के बारे में जो है पढ़ेंगे। ठीक है, मौर्य काल के बारे में जो है हम लोग आज पढ़ेंगे। तो अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर देंगे ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। इससे पहले का वीडियो नहीं देखे तो जा करके देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए आज के टॉपिक से शुरुआत करते हैं, मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो कौन सा है? मौर्य साम्राज्य। ठीक है, आज हम लोग जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है, दिया कि बृहत स्तर पर केंद्रित, यानी सबसे ज़्यादा क्षेत्र में, ठीक है, केंद्रित था। ठीक है, सेंट्रलाइज था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। कौन सा? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसके द्वारा? तो किसके द्वारा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, इसने घनानंद को जो है हरा करके, परास्त करके जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, इसके बाद चाणक्य का एक अन्य नाम, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। ठीक है, जो किसके? चंद्रगुप्त मौर्य जो है चाणक्य की सहायता से ही घनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। ठीक है, कितने वर्ष में? तो 25 साल की उम्र में। ये भी याद रखेंगे। इसके बाद सेंट्रोकॉट्स जो है, सेंट्रोकॉट्स नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? ये विलियम जोन्स ने। किसने? विलियम जोन्स ने। ठीक है, सेंट्रोकॉट्स नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की जो पहचान किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने। ठीक है, इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो विशिष्ट रूप से वर्णन है किस में है? तो ये विशाखा दत्त में। किस में वर्णन है? तो विशाख दत्त में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो है विशिष्ट रूप से वर्णन है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो है विशिष्ट रूप से वर्णन किस में है? विशाख दत्त में। ठीक है, इसके बाद कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक किसमें जो है मुख्य रूप से राजनीति और आर्थिक नीतियों का जो है प्रकाश डालता है। ठीक है, ये जो कौटिल्य द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया है, कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र जो लिखा गया है वो शासन के सिद्धांतों के बारे में लिखा है उसमें। ठीक है, उससे संबंधित ये पुस्तक है। ठीक है, शासन से संबंधित जो मौर्य साम्राज्य में जो है मौर्य काल में जो है शासन किस तरह से चलता था उसके उसके बारे में लिखा गया था। ठीक है, किसमें? अर्थशास्त्र में। किसके द्वारा? तो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था, जिसमें राजनीतिक और आर्थिक नीतियों पर भी प्रकाश डाला था। ठीक है, इसके बाद बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ स्थित है? तो यह है पाटलिपुत्र में। कहाँ पर? तो बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह है पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र। ठीक है, जो अभी पाटना है। ठीक है, इसके बाद मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस, मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जाती है? तो ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। किससे? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है, मैकियावेली के जो है प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की। ठीक है, इसके बाद पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो है महल मुख्यतः किससे निर्मित था? ये किससे बना था? ये लकड़ी का बना है। ठीक है, किसका बना था? तो ये लकड़ी का बना था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो है महल, ठीक है, किसका बना था? तो लकड़ी का, जो पाटलिपुत्र के कहाँ पर है? कुम्हार में। इसके बाद सेल्यूकस निकेटर जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, उसको जो है किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। ठीक है, और इसके पुत्री हिल्ला से जो है इसकी शादी हुई थी। ठीक है, इसके बाद बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस, बिंदुसार कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र। ठीक है, बिंदुसार जिसने क्या किया कि मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुएं जो मांगी थी। कौन कौन सा? मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक। ठीक है, जिसमें से जो है मीठा जो है ये मीठी मदिरा और सूखी अंजीर उन्होंने भेजा था एंटियोकस,
और ये एक दार्शनिक के बारे में बोला था भेजने के लिए, लेकिन दार्शनिक उन्होंने नहीं भेजा था। ठीक है, ठीक है। सूखी अंजीर और एक दार्शनिक जो बोला था, यानी सोफिस्ट की मांग की थी, दार्शनिक को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं को जो है एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा था, यानी दार्शनिक को नहीं भेजा था। ठीक है, इसके बाद इसके बाद कुम्हार नामक स्थल, ठीक है, कुम्हरार नामक स्थल जो पटना में है, कुम्हरार नामक स्थल से किस प्राचीन नगर के अवशेष का प्राप्त होता है? ये पाटलिपुत्र का जो है अवशेष का प्राप्त होता है। ठीक है, इस नगर के जो है पाटलिपुत्र नगर के अवशेष का प्राप्त होता है कहाँ पर? कुम्हरार नामक स्थल से ही। वहीं पर जो है चंद्रगुप्त का जो है महल जो है बना था। ठीक है, उसके बाद किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना किया था? तो ये सम्राट अशोक ने। किसने? तो सम्राट अशोक ने। किसमें? सहिष्णुता, उदारता और करुणा के जो है तीन, यानी त्रिविध, यानी तीन विधि, तीनों विद्या इसमें थी। ठीक है, के आधार पर जो है राजधर्म की स्थापना किया था। किसने? तो सम्राट अशोक ने। ठीक है, इसके बाद सेंट्रियोकट्स जो चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया था? तो ये जस्टिन ने। किसने किया? तो जस्टिन ने किया। ठीक है, सेंट्रियोकट्स जो चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की जो है भेंट का जो है उल्लेख किसने किया है? तो ये जस्टिन ने किया है। ठीक है, इसके बाद मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने पहली बार जीता था मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले जीता था। ठीक है, इसके बाद गुर्जरा अभिलेख, मास्के अभिलेख, नेट्टूर अभिलेख और उद्गोलम अभिलेख, इन चारों अभिलेख में अशोक के जो वास्तविक जीवन, इन चारों अभिलेख में जो है अशोक के वास्तविक नाम का उल्लेख मिलता है। इन सभी में जो है अशोक के जो वास्तविक नाम का उल्लेख मिलता है। किसमें? तो गुर्जरा में। ठीक है, गुर्जरा में, मास्की में, नेंटूर में और उद्गोलम में। ठीक है, इन सभी में जो है इन चारों अभिलेख में जो है अशोक के जो वास्तविक नाम का जो है उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसके बाद मौर्यकालीन में जो है मौर्यकालीन तीर्थ। ठीक है, और उसके अधिकारी, मौर्यकालीन तीर्थ यानी और अधिकारी। ठीक है, मौर्यकाल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। मौर्यकाल में जो है सबसे ऊंचे के जो अधिकारी होते थे उसे क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था। ठीक है, अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 18। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या कितनी? 18। ठीक है, अधिकारी की संख्या कितना, यानी तीर्थ की संख्या कितना? 18। ठीक है, अब देखते हैं एक एक करके। तीर्थ इधर है, इधर संबंधित विभाग या कार्य। ठीक है, मंत्री या पुरोहित को क्या कहा जाता था? जो प्रधानमंत्री होते थे तथा प्रमुख धर्माधिकारी, यानी धर्म के बारे में उन्हें बताते थे। ठीक है, इसके बाद दूसरा होता था सेकंड स्थान पर युवराज। ठीक है, जो राजा के उत्तराधिकारी होते थे। ठीक है, राजा के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता था? युवराज क्या होता था? राजा के उत्तराधिकारी। ठीक है, इसके बाद सन्निधाता जो राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी, जिसे कोषाध्यक्ष कहा जाता था। जो राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी होता था, जिसे सन्निधाता कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद चौथा नंबर पर आता है समाहर्ता। ठीक है, समाहर्ता क्या होता था? ये राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था, जो वित्त मंत्री यानी कर संग्राहक होते थे। ठीक है, इसके बाद मंत्री परिषद अध्यक्ष। ठीक है, ये मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। मंत्री परिषद अध्यक्ष ये क्या होता था? मंत्री परिषद का जो है अध्यक्ष होता था। इसके बाद परदेष्टा क्या होता था? तो ये फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था, जिसे कमिश्नर कहा जाता था। फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था, जिसे कमिश्नर कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद व्यवहारिक क्या होता था? व्यवहारिक जो है दीवानी न्यायालय का जो है प्रमुख न्यायाधीश होता था। ठीक है, दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश। इसके बाद नायक क्या होता था? जो सेना का संचालक होता था। ठीक है, या नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था, उसे नायक कहा जाता था। इसके बाद सेनापति क्या होता था? जो सेना अध्यक्ष के सर्वोच्च। ठीक है, सेनाध्यक्ष होता था या यानी सर्वोच्च सैन्य कमांडर होते थे। ठीक है, इसके बाद अंतर्वैश्विक ये सम्राट के अंगरक्षक होते थे। अंतर्वैश्विक, ठीक है, जो सेना का प्रधान अधिकारी होता था। ठीक है,
उसके बाद कर्मांतिक क्या होते थे, तो ये राज्य धंधों यानी उद्योग धंधों एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक या अध्यक्ष होता था। ठीक है। इसके बाद प्रशासता। ठीक है, प्रशासता क्या होता था, तो ये होता था राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला होता था प्रशासता। ठीक है, ये इसका काम होता था। प्रशासता का काम क्या होता था, राजकीय जो आज्ञाओं को लिपिबद्ध करना तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला होता था। ठीक है। इसके बाद दंडपाल। दंडपाल क्या होता था, तो ये होता था सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। ठीक है, दंडपाल। इसका दुर्गपाल का क्या नाम, दुर्गपाल का काम क्या होता था, ये होता था देश के भीतरी दुर्गों का जो है प्रबंधक होता था, दुर्गपाल। ठीक है। इसके बाद अंतपाल। अंतपाल का काम क्या होता था, ये जो है सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। ये सीमावर्ती दुर्गों का क्या होता था, रक्षक होता था अंतपाल। ठीक है, अंतपाल का काम क्या होता था, सीमावर्ती रक्षक यानी दुर्गों का जो है रक्षक होता था। इसके बाद आठविक। आठविक क्या होता था, ये वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था, आठविक। ठीक है। उसके बाद दोवारिक। दोवारिक क्या होता था, तो ये राजमहल का प्रबंध हुआ देख रेख करने वाला प्रधान अधिकारी होता था। ठीक है। इसके बाद नागरक। ठीक है, नागरक क्या होता था, तो ये नगर का जो है सर्वोच्च अधिकारी होता था, नागरक। ठीक है। इसके बाद जो है मौर्यकालीन अधिकारी जो पौतवा अध्यक्ष होता था, पौतवाध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या होता था, तो ये होता था माप तौल का काम होता था। उसका काम क्या होता था, पौतवाध्यक्ष का जो है माप तौल का जो है माप तौल का काम करता था। ठीक है। इसके बाद अगला है किस मौर्य ने दक्कन की विजय का दक्कन के विजय शासक ने प्राप्त की थी, यानी दक्कन का विजय किया था, तो कौन, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, दक्कन के विजय किया था। ठीक है, दक्कन पर जो है विजय किया था। ठीक है, विजय प्राप्त किया था। इसके बाद यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो ये रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ये प्राप्त होता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो है पश्चिम भारत पर भी प्रभाव था। ठीक है। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला चले गए, जहाँ उन्होंने क्या हुआ, जैन विधि से उपवास पद्धति यानी उपवास पद्धति, जिसे संलेखना पद्धति कहा जाता है, के द्वारा जो है त्याग दिया, अपने प्राण त्याग दिए। संलेखना विधि से प्राण त्यागने वाले कौन से मौर्य शासक थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, कहाँ पर, श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में। ठीक है। इसके बाद मगध साम्राज्य में रज्जु किसे कहा जाता था, मगध साम्राज्य में जो रज्जु किसे कहा जाता था, ये मौर्य शासन में भूमि मापक अधिकारी को रज्जु कहा जाता था। ठीक है, भूमि मापक अधिकारी को क्या कहा जाता था, रज्जु कहा जाता था। इसके बाद ब्रह्मलिपि की प्रथम पहचान किस प्रकार उत्कीर्ण अक्षरों से की गई है, ये पत्थर की पट्टियों पर उत्कीर्ण की गई है। ठीक है, किस प्रकार की जो है किस पर की गई है, तो ये पत्थर की पट्टियों पर जो है उत्कीर्ण की गई है, ब्राह्मी लिपि की। ठीक है। इसके बाद सम्राट अशोक का शिलालेख शाहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है, वह स्थान कहाँ पर है, सम्राट अशोक का जो है शिलालेख शाहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है। ठीक है, वह स्थान कहाँ पर है, ये है पेशावर में। कहाँ पर, पेशावर पाकिस्तान में। ठीक है, कहाँ पर है, ये पेशावर पाकिस्तान में। ठीक है। इसके बाद अशोक के शिलालेख अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है, यह है प्राकृत भाषा है। अशोक के शिलालेख में कौन सी भाषा है, तो ये प्राकृत भाषा है। ठीक है, अशोक के शिलालेख में कौन सी भाषा है, तो प्राकृत भाषा है। ठीक है, और लिपि की बात करें तो ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, लिपि कौन सी है, तो ब्राह्मी लिपि। भाषा में कौन सी है, तो ये प्राकृत भाषा। ठीक है। इसके बाद अशोक के जो अभिलेखों के खोजकर्ता और उनके कहाँ किसकी जगह पर होते हैं और कब खोजा था, वो देखते हैं। ठीक है, अशोक के जो है अभिलेखों के खोजकर्ता। ठीक है, अशोक के अभिलेख और खोजकर्ता और वर्ष। धौली अभिलेख जो है कहाँ पर, किट्टो में। किट्टो ने खोजा था, किसने खोजा था, तो किट्टो ने खोजा था, कब, 1837 ईस्वी में।
उसके बाद भाबरू अभिलेख किसने खोजा था? तो कैप्टन बर्ट ने खोजा था। कब? 1840 ईस्वी में। उसके बाद बराबर और नागार्जुन गुफा कहाँ पर? तो ये कहाँ पर खोजा था? तो ये हैरिंगटन ने। कब? 1785 ईस्वी में। ठीक है। इसके बाद दिल्ली का टोपरा। दिल्ली का टोपरा जो है ये किसने? तो कैप्टन पोलियर ने। कब? 1785 ईस्वी में। ठीक है। इसके बाद मेरठ, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख कहाँ पर है? सॉरी, किसने खोजा था? ये है पैट्रो पैट्रो टी पैंथलर ने। पैट्रो पैड्रे टी पैंथलर ने। ठीक है। दिल्ली में है, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। ठीक है। 1785 ईस्वी में। इसके बाद मानसेगर यानी मानसेहरा जो है ये किसने खोजा था? तो कैप्टन ले ने। ठीक है। किसने खोजा था? कैप्टन ले ने। ठीक है। 1889 ईस्वी में। इसके बाद कालसी अभिलेख किसने खोजा था? तो जॉन फॉरेस्ट ने। कब? तो 1860 ईस्वी में। इसके बाद रोमन देई अभिलेख, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। रोमन देई अभिलेख किसने खोजा था? तो ये फिहरर ने खोजा था 1896 ईस्वी में। इसके बाद रोमन देई अभिलेख के बाद जौगढ़ अभिलेख। ठीक है। जौगढ़ अभिलेख जो है वाल्टर एलियट के द्वारा खोजा गया 1850 ईस्वी में। कब? 1850 ईस्वी में। इसके बाद गिरनार अभिलेख किसने खोजा है? तो ये लेफ्टिनेंट कर्नल टाड ने खोजा था 1822 ईस्वी में। ठीक है। इसके बाद शहबाजगढ़ी अभिलेख जो है किसने खोजा है? तो ये फ्रांसीसी अधिकारी ने, एक फ्रांसीसी अधिकारी थे, उसने खोजा है। ठीक है। 1836 ईस्वी में। इसके बाद इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किसने खोजा है? तो ये टी.एस. बर्ट ने खोजा है। किसने? टी.एस. बर्ट ने खोजा 1834 ईस्वी में। ठीक है। इसके बाद इसका मास्की अभिलेख किसने खोजा है? तो ये बीडेन ने खोजा है। ठीक है। 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में। ठीक है। इसके बाद निगाली सागर अभिलेख किसने खोजा है? तो ये फिहरर ने खोजा है 1895 ईस्वी में। किसने? फिहरर ने खोजा है 1895 ईस्वी में निगाली सागर अभिलेख। ठीक है। फिहरर ने 1895 ईस्वी। इसके के बाद रामपुरवा अभिलेख किसने खोजा है? तो कार्लाइकल ने। किसने? रामपुरवा अभिलेख किसने खोजा है? तो कार्लाइकल ने। ठीक है। इसके बाद कब खोजा है? तो 1872 ईस्वी में। ठीक है। इसके बाद सारनाथ स्तंभ लेख कब खोजा गया? तो 1905 ईस्वी में। और किसके द्वारा? तो ऑरेल स्टाइन के द्वारा 1905 ईस्वी में खोजा गया है सारनाथ स्तंभ अभिलेख। ठीक है। सारनाथ स्तंभ अभिलेख ये खोजा गया। ठीक है। इसके बाद कुछ वन लाइनर क्वेश्चन सब दिया गया है यहाँ पर। इसके बाद दिया गया कि अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण किससे मिलता है? तो इसका प्रमाण जो है किससे मिलता है? तो ये मिलता है कि देवनाम प्रियदर्शी। ठीक है। यानी देवों का प्रिय। ठीक है। उपनाम से मिलता है। ठीक है। देवनाम प्रिय या देवों के प्रिय से मिलता है। ठीक है। इसके उपनाम से मिलता है। जो बौद्ध धर्म को जो अपनाने के साथ भी हिंदू धर्म को जो है हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी थी, यानी हिंदू धर्म में आस्था रखते थे। ठीक है। इसके बाद प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से चला है? ये श्रीलंका में स्थित जो है अनुराधापुर से पता चला है। कहाँ से? श्रीलंका में जो स्थित अनुराधापुर है वहाँ से जो है प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है। ठीक है। इसके बाद सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अशोक ने करवाया था। सारनाथ स्तंभ अभिलेख का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अशोक ने करवाया था। इसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन सा था जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासनादेश जारी किए? ये अशोक ने। क्या करते थे? स्तंभ पर लिख देते थे, उससे क्या वो बोलते थे कि ये राजकीय अभिलेख के रूप में जो ये सूचना है उसके अकॉर्डिंग जो है पालन करना होता था सभी जनता को। ठीक है। इसके बाद वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो ये भाबरू स्तंभलेख में जो है अशोक ने क्या बताया? जो स्वयं को शासक के रूप में बताया। ठीक है। अशोक ने स्वयं को मगध साम्राज्य का जो है बताया। ठीक है। सॉरी, मगध साम्राज्य का सम्राट के रूप में बताया। ठीक है। शासक के रूप में या सम्राट के रूप में। इसके बाद भाबरू अभिलेख में
इसके बाद ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने डिकोड किया था, यानी पढ़ने का सफलतापूर्वक प्रयास किया था। किसने सफलता प्राप्त किया था? किसने? तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले ब्राह्मी लिपि जो था अशोक के शिलालेखों का जो है सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है। इसके बाद अशोक के किस अभिलेख से धम्म महापात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है? तो ये पांचवें बृहद शिलालेख से पता चलता है। किससे? तो पांचवें बृहद शिलालेख से जो क्या पता चलता है? धम्म महापात्रों की जो है नियुक्ति का जो है सूचना मिलता है। इसके बाद गुर्जरा लघु शिलालेख। ठीक है। गुर्जरा का जो है लघु शिलालेख जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। इसके बाद मौर्य काल में जो भूमिकर जो कि राज्य की आय की मुख्य स्रोत था। ठीक है। किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो ये शीताध्यक्ष होते थे। ठीक है। मौर्य काल में जो है भूमिकर जो वसूलते थे, जो आय का मुख्य स्रोत होता था, वो उसका जो अध्यक्ष कौन होता था? तो शीताध्यक्ष होता था। ठीक है। शीताध्यक्ष द्वारा जो एकत्रित किया जाता था। ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश स्थित सांची स्तूप का जो निर्माण जो है किस मौर्य शासक ने करवाया था? तो ये अशोक ने करवाया था सांची स्तूप का निर्माण। ठीक है। जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। इसके बाद मौर्य राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया हो गया, ठीक है, मिस्र हो गया, के साथ राज्य के संबंध थे। सीरिया और मिस्र के साथ भी इन्होंने जो संबंध रखे थे, राज्य के संबंध रखे थे। ठीक है। इसके बाद उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति किस स्थान से प्राप्त होती है? ये कालसी से प्राप्त होती है। ठीक है। उत्तराखंड में जो है सम्राट अशोक के शिलालेखों की जो है एक प्रति कहाँ से प्राप्त होती है? ये कालसी से प्राप्त होती है। इसके बाद प्रसिद्ध यूनानी राजदूत जो मेगास्थनीज था, भारत में किसके दरबार में आया था? ये मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है। इसके बाद अधिकारी और कुछ विभाग, यानी कुछ अधिकारी और उसके विभाग के बारे में देखते हैं। इधर अधिकारी, इधर विभाग। ठीक है। शीताध्यक्ष क्या होता था? जो कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। ठीक है। कृषि विभाग जो कर वसूलते थे। ठीक है। शीताध्यक्ष कृषि पर जो है टैक्स वसूलते थे, शीताध्यक्ष कहलाता था। उसके बाद अकाराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष होता था। अकाराध्यक्ष क्या होता था? खानों का अध्यक्ष होता था। उसके बाद लक्षणाध्यक्ष क्या होता था? मुद्रा विभागों का प्रधान होता था लक्षणाध्यक्ष। ठीक है। उसके बाद शुल्काध्यक्ष क्या होता था? शुल्काध्यक्ष जो व्यापारिक कर का प्रधान होता था, शुल्काध्यक्ष। ठीक है। उसके बाद मुद्रा अध्यक्ष क्या होता था? ये पासपोर्ट विभाग का जो अध्यक्ष होता था, मुद्रा अध्यक्ष। ठीक है। इसके बाद संस्था अध्यक्ष क्या होता था? संस्था अध्यक्ष जो है व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष होता था, संस्था अध्यक्ष। ठीक है।